नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 2 जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पहले पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय हो जाए। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 में वाराणसी जिले के जलालपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद था और इनकी माता का नाम कुमारी देवी था। इनको बचपन से ही अपनी दादी माँ और माँ से बहुत लगाव था और इनके व्यक्तित्व पर इनकी दादी माँ और इनकी माँ का काफी प्रभाव पड़ा। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जैसे अंधकूप, औरत, नीला चांद। नीला चांद इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिन पर इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये हो गया अपना थोड़ा सा कवि परिचय। अब देखते हैं आप पाठ दादी माँ। वैसे आप सबके घर में आपकी दादी माँ है, उसी तरह इन लेखक की भी एक दादी माँ है। जो ये कहीं दूर रहते हैं दादी माँ से तो इनको इनकी दादी माँ की याद आने लगती है। देखते हैं क्या है इस पाठ में, आइए पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मेरे मुंह पर मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक कहता है कि कई वर्ष बीत गए, जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है कि मेरा मन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, अनमनसा हो जाता है, उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र यानी जो मेरे मित्र हैं, जो मेरा शुभचिंतक का मतलब भला चाहने वाले, मेरे मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि छुट्टियां आने वाली। यानी उसके मित्र जब वो उदास हो जाता है तो उसके दोस्त जो मित्र होते हैं वो कहते हैं क्यों उदास होता है, थोड़े दिनों में घर चलेंगे, अब तो छुट्टियां आने वाली हैं। ये कहकर उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता पर घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। यानी मुंह पर तो उनकी अच्छा ही करते हैं, क्यों घबराता है, क्या हो जाएगा, थोड़े दिन में छुट्टियां हो जाएगी, अपन घर चलेंगे, ऐसा कहकर उन्हें बहलाते हैं। और आगे जाकर पीछे उनके पीछे क्या बोलते हैं कि लेखक तो थोड़ी सी छोटी सी बात को लेकर घबरा जाता है ना, उदास हो जाता है, यानी उसकी बुराइयां करते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब किसी उन बातों से को सोचूंगा। अब लेखक कहता है मैं कभी उन बातों को सोचूंगा, लेकिन सोचकर भी क्या करूंगा, सोचकर मैं क्या कर लूंगा। मेरी कमजोरियों के बारे में जो है सो है, जो मेरे बारे में जो आगे जाकर बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। और ये सोचते सोचते उनके दिमाग में, उनके मन में बरबस यानी जबरन यानी अनायास, वो नहीं चाहते हुए भी उनके मन में, न चाहते हुए भी उनके सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद की शीत किरण यानी शरद ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में शीत किरणों के समान यानी ठंडी जो सूर्य की किरणें होती है सर्दी के मौसम में थोड़ी गर्म कम होती है तो वो हमें अच्छी लगती है। तो उसी किरणों के समान स्वच्छ यानी साफ, शीतल यानी ठंडा किसी धुंधली छाया नाच उठती है। यानी उनके सामने एक धुंधली सी छाया नाच उठती है, शीतल और साफ। वो कौन थी धुंधली छाया नाचने वाली? उसकी दादी माँ, यानी उसको उसके दादी माँ की याद आने लगती है। आइए लेते हैं अगला पैराग्राफ। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई
की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब कवि को दादी माँ की याद आती है उसको, उसके बाद क्या आने लगता है, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार का मतलब वर्षा ऋतु का अंतिम महीना है ना, वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है अश्विन महीना। उनको वो दिन, अश्विन महीने के वो दिन याद आ जाते हैं। उस वक्त क्या होता है, मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी लेखक के गांव में चारों ओर बारिश का मौसम था, तो चारों ओर पानी ही पानी क्या ले रहा था, हिलोरे ले रहा था, यानी चारों ओर पानी ही पानी था। दूर सिवान से बहकर आए मोथा, साई, अधगली घासें, गेहूं, बन, प्याज की जड़ें, यानी उस सिवान में, उस बारिश के मौसम में बहकर आई मोथा, सिवान, साई, अधगली, गेहूं, ये सारी क्या है, घासें हैं जो उस पानी में बहकर आ गई है। अब वो पानी में क्या बहकर तो आ गई और वहां पर खड्डों में भर चुकी हैं। सूरज की गर्मी के खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही, यानी वो सारी घासें, पौधे वगैरह जो भी हैं बहकर पानी में आए। अब क्या हो रहा है कि वर्षा का अंतिम महीना है तो सूर्य का प्रकाश तेज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो सारी घासें जो बहकर आई वो पानी वहां पे पड़ा सड़ रहा है और उस पानी के अंदर वो घासें जो बहकर आई वो भी सड़ रही है और सड़ने की वजह से वहां पे थोड़ी गंध आने लगती है, नहीं बदबू आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे, यानी रास्तों में जो कीचड़ था, क्योंकि अब वर्षा का अंतिम महीना है तो थोड़ी सूर्य की गर्मी तेज होने के कारण वर्षा का पानी क्या हो रहा है, सूख रहा है और जगह जगह क्या खड्डे भर रखे हैं और कीचड़ हो रहा है। और लड़के क्या कर रहे हैं, झाग भरे जलाशय में, जलाशय मतलब तालाब, यानी वहां पर पानी से भरा हुआ एक तालाब है, उसमें वो लड़के क्या कर रहे हैं, धमाके से कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कहता है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, यानी हर मौसम कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी इसमें लेखक कहता है अपने अपने मौसम की अलग अलग बातें होती है। आषाढ़ के महीने में, यानी आषाढ़ का महीना होता है जून जुलाई का महीना, उस वक्त क्या होता है, आम का मौसम होता है, आम भी आते हैं और जामुन भी आते हैं और गर्मी भी होती है, तो उनके महीने में, आषाढ़ के महीने में उनको आम और जामुन खाने को नहीं मिले तो उन्हें कोई चिंता नहीं, उससे उस बात का कोई अफसोस नहीं। आगे कहता है अगहन का महीना, यानी नवंबर दिसंबर के महीने में, मार्गशीर्ष का जो महीना होता है उस महीने में चिवड़ा यानी भुने हुए चने और गुड़ ना मिले तो उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है नवंबर दिसंबर, उसमें गुड़ और चने लोग ज्यादा खाते हैं। उस मौसम में उनको गुड़ और चने ना दे तो भी उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है, उन्हें दुख नहीं होता है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, यानी चैत का महीना हिंदू वर्ष के अनुसार जो पहला महीना होता है उस महीने में यदि गुड़ और लाई के साथ उनको गुड़ नहीं मिले, गुड़ की जो पट्टी बनी होती है वो नहीं मिले तो उनको कोई उससे अफसोस नहीं होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, क्वार के दिनों ने यानी अश्विन के महीने में, वर्षा के महीने में, वर्षा ऋतु में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यदि वर्षा के दिनों में मैं उस जलाशय या तालाब में झाग भरे जल में जाकर ना कूदूं, ना नहाऊं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उनको गुड़ चने भी नहीं चाहिए, आम और जामुन भी नहीं चाहिए, उन्हें तो क्या चाहिए, बचपन में वो तालाब में भरा हुआ, जो तालाब भरा रहता था उसके अंदर जाकर उनको कूदना है, वो उसके अंदर कूद कर नहाना चाहते हैं, बस वो उन्हें अच्छा लगता है। मैं भीतर ही ईड़ू हुड़क रहा था, यानी वो भीतर ही भीतर उसके लिए बहुत इच्छुक थे। किस लिए, तालाब जो भरा हुआ था उसके अंदर जाकर कूदने के लिए। 2-1 दिन ही तो कूद सका, यानी उनको याद आ रहा है कि मैं गांव गया था तो मैं 2-1 दिन ही वहां पर उस तालाब में
जो जल का भरा हुआ तालाब था उसके अंदर 2 ही दिन कूद गया। क्यों? नहा धोकर बीमार हो गया, यानी मैं कभी उस जलाशय में कूदा नहीं था, तो उस दिन क्या हो गया, 1-2 बार कूदा 2 दिन, उसके बाद में क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती, यानी वो हल्की हल्की बीमारी उन्हें अच्छी लगती। देखते हैं क्यों बीमारी उन्हें अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, यानी थोड़ा थोड़ा बुखार। ज्वर का मतलब थोड़ा थोड़ा बुखार और साधारण दर्द, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द, और दिन भर उनको क्या खाने को मिलता, नींबू पानी और साबूदाने खिलाए जाते। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि वो दादी माँ से दूर थे। साबूदाने और ये सब उनको कौन खिलाए। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, इस बार उनको जो बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात को 12 बजे, यानी उन्होंने रजाई पे रजाई ओढ़ ली, लेकिन बुखार नहीं उतरा। कब उतरा उनको बुखार? रात को 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, यानी दिन भर वो चादर लपेट के सोए रहे। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी जाग वाले जल में, यानी उसी वक्त उनकी दादी माँ आती है जाग वाले, यानी उसी जलाशय तालाब में नहाकर, है ना। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता, यानी उनकी दादी माँ आती हैं जो कैसी है, उनका शारीरिक वर्णन है। वो दुबली पतली है, स्नेह यानी प्यार की मूर्ति है वो। शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, यानी उनके शरीर पर एक सफेद साड़ी पहन रखी है जो उनके किनारी भी नहीं है, यानी यहाँ पर उनकी दादी माँ कैसी है, विधवा हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी है। सन से सफेद बालों के सिर पर सद टपकते हुए जल की शीतलता, यानी उनके सफेद बालों से जल की नहाकर आई थी तो उनके बालों से जल, ठंडा ठंडा जल टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी उन्होंने आते ही लेखक के सर को और पेट को छूकर देखा। क्यों? क्योंकि उनको बुखार था। उन्होंने सर पे हाथ रखा, देखा इसको बुखार तो नहीं आया वापस, पेट को भी छूकर देखा। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। कहने का अर्थ है आंचल की गांठ, यानी जो साड़ी का पल्लू था उसमें वो कुछ बांध के लाई थी। क्या बांध के लाई थी? किसी देवी शक्ति या किसी चबूतरे से कोई मिट्टी लाई थी जिससे लेखक ठीक हो जाए, इसलिए वो मिट्टी लाकर उनके माथे पर लगाई और उनके मुंह में भी डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। उनकी दादी माँ जब लेखक बीमार हो जाते तो क्या करती, दिन भर उस चारपाई के यानी उस खटिया के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती, यानी उनको बुखार था, जलते हुए हाथ पैरों को सहलाती और दालचीनी का लेप उनके सिर पर लगाती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, यानी 20 बार लेखक को छू छू कर देखती, मेरे पोते को बुखार उतरा या नहीं उतरा, यानी बार बार उसको छू कर देखती रहती। और हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी वो लेखक के पास बैठी रहती लेकिन पूरे घर का भी ध्यान रखनी। अपनी बहुओं को कहती है शायद कि हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका या नहीं, तो अपनी बहुओं को कहती है कि क्या भाई तुमने हांडी में पानी डाला या नहीं डाला, या उस पानी में पीपल की छाल लाके उसको छौंका या नहीं छौंका। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, यानी खिचड़ी तूने अच्छे से बनाई या नहीं बनाई। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। कहती है कि ये बीमार है, कोई ऐसा तो नहीं आया व्यक्ति जो वो इसके पास आकर वापस चला गया। नहीं, घर के सदस्यों से वो कुछ न कुछ पूछती रहती है और उन्हें आदेश देती रहती है और उनसे बातें करती रहती है। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और
वसुचुका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। लेखक यहाँ पे कहता है दादी माँ गांव गवाई की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक कहता है मेरी दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। वह क्या करती, गांव के बीमार जो भी लोग बीमार होते उनके घर जाती, उनके हाथ पांव को छूती, पेट को छूकर बताती कि इसको क्या क्या बीमारियां हैं और इस बीमारी की इसको कौन सी दवा लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो सारा उनको बताती। यहाँ तक कि उनको भूत प्रेत का साया होता तो भी दादी माँ बता देती। महामारी और वसुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप, यानी उनकी जो दादी माँ थी, महामारी जो कि अभी चल रही है कोरोना रूपी महामारी, और वसुचिका यानी हैजा, उस समय जो बीमारी चल रही थी महामारी वो छूने से फैलती थी। तो दादी माँ क्या करती, नहा धोकर कहीं बाहर जाकर आती तो पहले नहाती धोती और उसके बाद रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग गुड़ मिश्रित जलदार यानी लौंग, लवंग का मतलब लौंग और गुड़ को जल के अंदर डाल के और उसकी कोई दवा बनाकर पिलाती। जलदार गुग्गल और धूप यानी धूप, जो धूप वगैरह करते हैं ना, हैं कुछ ऐसे चीजें जिससे धूप करने से उसके अंदर जो बीमारी है वो दूर हो जाए, ऐसी चीजें। सफाई कोई उनसे सीखे यानी सफाई के मामले में वो बहुत सख्त थी, बहुत साफ सफाई से रहती थी और दूसरों को भी साफ सफाई से रहने की सलाह देती। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो वैसे जैसे पागल हो जाती, यानी उन्हें मिश्री या शहद, घर में मिश्री और शहद खत्म हो जाते और पलंग के या खाट पे जो भी चद्दर वगैरह होते यदि वो नहीं बदलते तो वो दूसरों पर चिढ़ती और चिल्लाती, उनको साफ सफाई करने के लिए कहती। बुखार तो मुझे अब भी था, नौकर पानी दे जाता, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, यानी बुखार तो अब भी था लेखक को, मेष महाराज यानी जो खाना बनाने वाला होता है वह उन्हें पकाकर खिचड़ी और साबूदाने भी दे जाता। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं हो, न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, यानी पहले तो उनको बुखार आता था अच्छा लगता था, लेकिन अब उनको बुखार को बुलाना अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या कहते हैं वो, डॉक्टर साहब आते, यानी घर पर डॉक्टर आता, नाड़ी देकर चला जाता, कुनेन मिक्सर यानी कोई दवाई देता उनको, उसकी तिताई का मतलब होता है यहाँ पर, तिताई का मतलब कड़वापन, वो जो कड़वी दवा होती है ना वो उसको देख कर ही बुखार क्या होता, भाग जाता, यानी उनको कड़वी दवा पीते हुए बहुत डर लगता था, फिर भी उनको पीनी पड़ती थी। न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं चाहता, अब उनको बुखार को बुलाने को जी नहीं चाहता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उषा और आनंद का क्या कहना, कहने का अर्थ है उनका एक भैया था किशन भैया जिनकी शादी अब होने वाली है, उसको लेकर घर में उत्साह और आनंद था और दादी माँ भी बहुत खुश थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो, यानी उनकी दादी माँ सारे काम दूसरों से करवाती हुई, ये शादी का घर है तो बहुत सारे काम होते हैं, सबको आके आदेश देती रहती, ये करो वो करो, यानी कुछ न कुछ वो करती रहती। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है, यानी दादी माँ की जो सहेलियाँ थी आठ पड़ोस वाली, वो कहती दादी माँ चलो ना बैठ के बातें करते, दादी माँ क्या कहती, नहीं भाई मेरा तो शादी ब्याह का घर है, बुरा मत मानना, मैं तो कहीं अब बाहर नहीं आऊंगी, मेरे बिना घर का कोई काम होता नहीं है। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती थी, वैसे दादी माँ कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन उनको सब कामों के अंदर
कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब बताना जरूरी होता था। इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी और सबको कौन सा काम कैसे करना है वो सारी बातें बताती थी। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी वस्तुतः अनुपस्थिति यानी कोई काम करना होता छोटे बड़ों को, तो बिना उनकी आज्ञा लिए वो कैसे करे, तो वो विलंब यानी उनका इंतजार उन्हें करना पड़ता। दादी माँ के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। आप लोग भी समझते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो अपने मम्मी पापा वगैरह जो भी काम करेंगे तो पहले दादी माँ या दादाजी से पूछ के करते हैं। तो उसी तरह यदि दादी माँ की अनुपस्थिति होती, दादी माँ नहीं होती, तो उस काम को रोक दिया जाता और उनके लिए क्या करते वो लोग कि दादी माँ का इंतजार करते। दादी माँ आती तो उनसे पूछ कर वो काम करते। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, यानी कवि कहता उन्हीं दिनों की बात है, किशन भैया की शादी थी, उन्हीं दिनों की बात है। दोपहर में कवि लेखक जो भी है घर आते हैं। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं, यानी दोपहर का समय था, दादी माँ किसी को डांट रही थी। उसी वक्त लेखक वहां पर आते हैं और क्या देखते हैं कि रामी की चाची वहां पर दुबकी हुई यानी डरी हुई सी खड़ी है। सोना होगा एक दिन, सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी दादी माँ है जो रामी की चाची थी, उनसे उनको कुछ पैसे दिए थे, उन्होंने कर्जा दिया था, तो वो उनसे वापस मांग रही थी, वो भी सूद समेत यानी ब्याह समेत। लेकिन रामी की चाची कहती है मैं अगली फसल पे दूंगी, अगली फसल पे दूंगी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन दादी माँ क्या उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। यानी जब दादी माँ रामी की चाची को डांट रही होती है तब वो लेखक आते हैं, तो रामी की चाची कहती है दादी माँ मैं आपको पैसे दे दूंगी, अगली फसल पे दे दूंगी। दादी माँ कहती है तू इतने जनों के पास पैसे मांगने गई, तेरे को पैसे किसी ने नहीं दिए, अब मैंने तेरे को पैसे दिए तो तू समय पे वापस लौटाने से मना कर रही है। तब इतने में लेखक आ जाता है और लेखक कहता है कि वो रामी की चाची होती है, वो कहती है दादी माँ मेरी बेटी की शादी है, अभी मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी। और वो उनके दादी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। तो दादी माँ क्या करती है, क्योंकि छुआछूत फैला हुआ था उस वक्त, तो वो उनसे बिल्कुल दूर हट जाती हैं, तो वो उनसे माफी मांगने लगती है। इतने में लेखक आकर कहता है दादी माँ बेचारी गरीब है, इसको छोड़ दो ना, बाद में दे देगी ये आपके पैसे। तो दादी माँ लेखक को कहती है आया बड़ा मुझे समझाने वाला है ना, उसको भी वहां से कहती है चल हट, जा यहाँ से, उनको वहां से भगा देती है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। यानी मैं चुपके से उस वक्त दादी माँ कहती है चल हट यहाँ से, चल जा, तो वो आंगन की ओर भाग जाते हैं और इस प्रसंग को भूल भी जाते हैं। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो और दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी जब चले जाते हैं दूसरे दिन क्या होता है, वो रामी की चाची लेखक को वापस मिलती हैं और वो पूछता है कैसे हो धन्नो चाची, तो वो कहती है कि भला हो हमारी मालकिन का, कल सुबह आई थी
और जो हमने कर्जा लिया था वो उन्होंने क्या किया, दादी माँ ने पूरा माफ कर दिया और ऊपर से 10 रुपए और दे गई। किसके लिए? बेटी की शादी के लिए। और क्या कह गई? जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी बेटी। यानी इस पैराग्राफ में जो लेखक की दादी माँ है उनकी उदारता का वर्णन हुआ है। वो एक गरीब की बेटी की शादी करवाने के लिए पूरा कर्जा माफ कर देती है और ऊपर से उसे 10 रुपए और दे आती है। ये देखकर लेखक को बहुत अच्छा लगता है।